Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So today we are going to start with the next topic which is cell organelles. So ये वर्ड पहले भी एक बार आया था जब हम कुछ डिस्कस कर रहे थे कोई टॉपिक एंड मैंने आपको कहा था इसका फुल फ्लैश टॉपिक हम करने वाले हैं. सो जी यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं. पढ़ लेते हैं इसको. सेल ऑर्गेनल्स आर पार्ट्स ऑफ द सेल व्हिच आर स्पेशलाइज्ड फॉर कैरिंग आउट वन और मोर वाइटल फंक्शन. अब ये सेल का पार्ट होते हैं एंड यही इनको कुछ फंक्शंस मिले. जैसे हर सेल ऑर्गेनल के पास कुछ एक या दो चार फंक्शंस होंगे जो कि उसको परफॉर्म करने होते हैं एंड ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो ऑर्गेनल्स व्हिच कैरी आउट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन अ सेल आर. देखो वैसे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है बट हम अपने सिलेबस पे स्टिक करेंगे. सो यहाँ पे आपके सिलेबस में ये सारे हैं तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. लेट्स सी द नेम्स. सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सेकंड नंबर पे गोल्गी अपरेटस. अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है, कहाँ लोकेट होता है सेल पे, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब पढ़ेंगे. थर्ड है हमारे पास लाइसोसोम्स. देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया. Then we have plastids and then last हम डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स. ठीक है. सो एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ये क्या होता है सबसे पहले तो देखते हैं कहाँ पे हमारे सेल में ये होता है. तो सेल का आप देख सकते हो यहाँ पे इस फिगर में ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास ये जो पूरा पार्ट है दिस इज आवर ER. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्टकट होता है ER. सो ये पूरा पार्ट दो डिजाइन दिख रहे होंगे आपको. एक तो यहाँ पे ये ऐसे शीट्स जैसा और एक ये बोन जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये पूरा हमारा कॉम्प्रोमाइज करता है ER का. ठीक है. सो रीड कर लेते हैं. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. सो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हो गया एंड ये हमारा शीट जैसे से एक के ऊपर ऐसे ओवरलैप्स कर रखी है शीट. सो द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज आल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. अब यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी सिमिलर टू आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो भी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है एंड ये लिपिड इज बेसिकली फैट. सो फैट और प्रोटीन से ही ये भी बना हुआ होता है. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ ER. यहाँ पे हमें दिख रहा था स्ट्रक्चर दो अलग अलग दिख रहे थे ना. सो वन इज रफ ER, सेकेंड वन इज स्मूथ ER. रफ ER कौन सा है? ये जो शीट जैसा स्ट्रक्चर देखने में ऐसा लगेगा कि बोन जैसा ये रफ होगा और ये स्मूथ होगा बट इसका उल्टा है. ये जो शीट जैसा स्ट्रक्चर है दिस वन इज दी रफ ER एंड ये जो हमारा बोन जैसा या ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है दिस इज दी स्मूथ ER. ठीक है. ये चीज समझ में आ गई. अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं. Rough ER contains ribosomes that are responsible for the manufacturing of proteins in the cell. They give a rough texture to the cell. अब ribosomes यहाँ पे क्या करते हैं? इसके अंदर ribosomes होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं एंड वो ही एक रफ स्ट्रक्चर देता है, रफ टेक्सचर देता है सेल को. The smooth ER manufactures fat और lipids, एक ही बात है, in the cell which allow the functioning of the cell. और वो क्या करते हैं? वो फैट्स बना रहे हैं जिससे सेल फंक्शन कर सकता है. ठीक है. तो ये ER के बारे में देख लिया. अब यहाँ पे हम इसके फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं. क्या फंक्शंस होते हैं? सो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइजेस ऑन ER एंड यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प कर जो यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड्स बन रहा है वही आगे जाके सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है. द प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस. ठीक है जी. Next है transportation of material between different part of the cytoplasm and also between the nucleus and cytoplasm. तो इसका ये काम होता है अलग अलग साइटोप्लाज्म में ये पास करता है. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में भी मटेरियल को पास ऑन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. देन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स आउट ऑफ द सेल इज द फंक्शन ऑफ SER. SER इज स्मूथ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है जी. तो डिटॉक्सिफाई करता है जितना भी पॉइजन और ड्रग सेल में बनता है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी SER का होता है. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गोल्गी अपरेटस. तो गोल्गी अपरेटस क्या होता है पहले तो देखते हैं कहाँ पे होता है. देखो अगेन ये हमारा सेल है, ये रहा जी हमारा न्यूक्लियस का पार्ट, ये रहा अभी जो ER पढ़ के आए हैं एंड यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज गोल्गी बॉडी या हम बोल सकते हैं इसको गोल्गी अपरेटस होता है. ठीक है. इसके बारे में पढ़ते हैं. इट कंटेन्स वेसल्स दैट आर अरेंज पैरेलल इन स्टैक्स. तो आप देख सकते हो कैसे एक दूसरे में स्टैक की तरह है और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो रखे हैं ये. These stacks are called
These vessels have their own membrane, इनकी अपनी खुद की membrane होती है. These membranes are sometimes connected to those of the ER. और कभी कभी जैसे यहाँ पे तो इतना गैप दिख रहा है ना, ये थोड़े से पास में होते हैं, तो इनकी जो membrane है वो इस ER से जाके कनेक्ट भी होती है. ठीक है जी, तो ये तो इसके बारे में हो गया. अब आगे देखते हैं. सो आगे है फंक्शंस. इसके डायरेक्ट, क्योंकि इसमें टाइप वगैरह कुछ नहीं है तो डायरेक्ट फंक्शंस देखते हैं. सबसे पहला है द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus. अब जी ER ने तो अपना जो काम करना था, प्रोटीन वगैरह जो बनाना था, वो सिंथेसाइज करके सब मटेरियल बन गया. अब वो पैक होने के बाद डिस्पैच करा जाता है और किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है? गोल्गी apparatus. उसको जहां पे भी सेल के बाहर चाहिए और चीज सेल के अंदर चाहिए हो, तो वो ये वर्क कर रहा है. नेक्स्ट है इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसल्स. तो इसका काम है कि स्टोर करेगा वो, एक तो मॉडिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होंगे वो करेगा और पैक करके रखेगा अपनी वेसल्स के अंदर. इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन दी गोल्गी apparatus. कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी होता है जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो इसी गोल्गी apparatus के अंदर ही सिंपल शुगर में कन्वर्ट होती है. द गोल्गी apparatus इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. और लाइसोसोम्स बनने में भी इसका हेल्प होता है. अब आप सोचोगे लाइसोसोम्स तो अभी पढ़े नहीं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है. सो डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर दीज लाइसोसोम्स. तो देखो जरा यहाँ पे इसमें फिगर में देखो, यहाँ पे छोटा सा ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये ले आई मैं इसको जूम करके. दीज आर द लाइसोसोम. अब इसका क्या काम होता है? लेट्स सी. दे आर सिंगल मेम्ब्रेन वेसल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर क्लीनिंग दी सेल. सो पहली बात तो क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन है एंड मेन फंक्शन ही इसका यहाँ पे आ गया क्लीनिनेस ऑफ दी सेल. तो सेल को क्लीन करने का काम करता है. दे कैन डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल. अच्छा, फॉरेन मटेरियल क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज जो हमारी बॉडी के लिए नहीं होती है, दैट इज अ फॉरेन मटेरियल. ठीक है जी. सच एज फूड और बैक्टीरिया एंड इवन द वर्न आउट सेल ऑर्गन. अच्छा ठीक है. दे कैन डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल. कोई भी फॉरेन मटेरियल डाइजेस्ट कर सकते हैं. सच एज फूड और बैक्टीरिया एंड इवन द वर्न आउट सेल ऑर्गन. तो जितने सेल ऑर्गेनल खराब भी हो गए उसको भी वो, या उसका अपना सेल ऑर्गन खराब हो रहा है तो उसको भी वो डाइजेस्ट कर लेता है. नाउ लाइसोसोम्स आर केपेबल ऑफ डूइंग सो बिकॉज दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द. अब वो कैसे ही जितने भी फॉरेन चीजें हैं उसको भी डाइजेस्ट कर रहा है, अपना ही अगर कुछ खराब हो गया पार्ट उसको भी डाइजेस्ट कर रहा है, कोई सेल ऑर्गेनल खराब हो गया उसको भी डाइजेस्ट करे जा रहा है. तो कैसे कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इन देम. दीज एंजाइम्स ब्रेक द मटेरियल्स एंड डाइजेस्ट देम. तो यही एंजाइम्स क्या करते हैं? उस मटेरियल को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट कर देते हैं. These enzymes are synthesized by RER. Again RER क्या होता है हमारा? rough ER and packaged into lysosomes by Golgi bodies. और कैसे यहाँ पे lysosomes तक पहुंचाया जाता है उन्हें? Golgi body. तो अब देख लो कैसे functions एक दूसरे से connected है. आगे देखते हैं. अब बात करते हैं why. Now this is an important question आ भी सकता है. Why lysosomes are called suicide bags? इनको suicide bags क्यों बोलते हैं? पहले तो समझ आ ही रहा है भाई, सारी बेकार चीज तो यही डाइजेस्ट कर रहा है, तो कभी ना कभी तो फट ही जाएगा जब इतना कुछ डाइजेस्ट कर रहा है. सो यही इसका रीजन है. Lysosomes are also known as the suicide bags of a cell because if the cell gets damaged during disturbance in cellular metabolism, so उसके मेटाबॉलिज्म में कोई भी अगर डिस्टर्बेंस होती है, the lysosomes may burst and its enzyme digest their own cell. अब देखो वो, अब उसने सबको डाइजेस्ट तो कर लिया और एक टाइम आया कि वो फट गया एंड स्टिल उसके एंजाइम्स इतने पावरफुल है कि जैसे ही वो फटा तो जितनी चीजें उसको भी डाइजेस्ट कर देगा. ठीक है, तो इसलिए इनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं. ऐसे फट भी जाते हैं लेकिन फटने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सेल में कोई पंगा हो जाएगा फिर चीजें खराब हो जाएंगी. नहीं, वो अपनी जितनी भी चीजें बर्स्ट आउट हो गई हैं उसको भी डाइजेस्ट कर देगा. ठीक है जी. तो आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. सो अच्छा, इसके फंक्शंस अलग से डिस्कस नहीं करें क्योंकि यहाँ पे जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो हमें इसके फंक्शन समझ आ गए थे. भाई क्लीनिंग में हेल्प करता है, या जो भी यहाँ पे ये सारी चीजें होती है सबको डाइजेस्ट कर लेता है. तो इसके फंक्शंस ही हैं. नेक्स्ट हम आ गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर इसका अलग से दिख रहा होगा.
तो यहाँ पे ये देख लो, ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं। सो इसका इस तरीके से जूम करके दिखा दे तो ये इसका स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। सो इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती है। यहाँ पे देखो पिक्चर में आपको दिखेगा, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन जो कि ये वाली है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन जो कि यहाँ पे ये बन रही है, ठीक है। सो 2 मेम्ब्रेन होती है इसकी। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, पोरस मतलब जिसमें बहुत सारे पोर्स हो, छेद हो। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। सो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें तो बहुत सारे पोर्स होंगे, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होते हैं, वो अच्छे से फोल्ड हो रखी होती है। दीज फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। आपको लगेगा बड़ी अजीब सी चीज आ गई है। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अभी खैर वो पढ़ेंगे, लेकिन ये जो आया है ATP जनरेशन के, ये क्या होता है लेट्स सी, आगे समझते हैं। सो यहाँ पे देखो ये वर्ड आया हमारा ATP, जिसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्रिफोसेट। सो यहाँ पे द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस, वहां पे मैं स्किप करके इसलिए तो कि यहाँ पे आपको समझा सकूं, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। सो हमारे को जो एनर्जी चाहिए होती है, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन रिलीज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है इन दी फॉर्म ऑफ, ये एटीपी वही है, एनर्जी की ही फॉर्म है। सो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे छोड़ के आई थी वो बेसिकली यही है, that these fold create a large surface area for ATP generating chemical reaction। ठीक है, एटीपी जनरेट करने के लिए। आगे अब हमने पहला फंक्शन तो देख लिया कि भैया वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो एनर्जी, जैसे हम नॉर्मली जिसको एनर्जी बोलते हैं, तो सेल के लिए एनर्जी करेंसी की तरह है जिसका नाम एटीपी दिया गया है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। सो जो हमारी बॉडी है वो इसी एनर्जी, जो एटीपी में एनर्जी फॉर्म होती है, उसी को ही यूज करती है फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए, या फिर जो भी मैकेनिकल वर्क चाहिए, तो मतलब एनर्जी बेसिकली यहाँ से यूज की जाती है। देन है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। उसका अपना डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, जिसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन बनाते हैं। सो इनके अपने ही होते हैं, डीएनए भी और राइबोसोम्स भी, ठीक है। Therefore माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, इसीलिए क्योंकि उनके पास अपने राइबोसोम्स है तो वो इसलिए अपना प्रोटीन खुद बना पाते हैं। आगे देखते हैं। नाउ व्हाई माइट, मैंने भी आपको बताया ना कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सो व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? The cell requires energy in order to carry out several activities। तो सेल को भैया कुछ भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, इतने सारे ऑर्गेनल्स है, इतना सारा सेल परफॉर्म करे, तो उसको क्या चाहिए, उसको भी तो, जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, सेल को भी तो एनर्जी चाहिए ना। So this energy is generated by mitochondria, which is why they are called as the powerhouse of the cell। और यही एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट कर रहा है, इसीलिए उसको पावर हाउस बोल रहे हैं, यहीं से सारी पावर आ रही है काम करने की। Then mitochondria are site of cellular respiration। They use oxygen from air to oxidize the carbon। ऐसे इसका जरूरत नहीं है, ये बस बेसिकली पूरा एक मेथड बताया कि वो कैसे करके एनर्जी रिलीज करता है। आप इतना भी लिखोगे तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे ये दे रखा है क्योंकि सेल में शायद विजिबिलिटी बहुत ही वो होती है। ये होते हैं इस तरीके के सिंपल सा सर्कुलर सा वो है। एंड अब इसमें हमें 3 पार्ट्स भी दे दिए। वन इज क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट एंड देन वी हैव ल्यूकोप्लास्ट। तो अब एक एक करके इसके बारे में भी देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर वगैरह। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, अगेन इसकी मेम्ब्रेन होती है अपनी, आर मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ज्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं और जितनी भी प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के डबल मेम्ब्रेन होता है, इसका भी डबल मेम्ब्रेन होता है, विच हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। और इसके भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जैसे हम पढ़ के माइटोकॉन्ड्रिया में। देन प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट सेल में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, वैसे हम देख के आए हैं ना अभी वहां पे। वन इज क्रोमोप्लास्ट, वो क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो अलग अलग दिख रहे हैं ना, रेड सा कलर है, ऑरेंज सा कलर है, तो दीज आर क्रोमोप्लास्ट। देन होते हैं
लियोकोप्लास्ट। तो यहाँ पे इसमें देखो व्हाइट और कलरलेस, या तो व्हाइट का होते हैं या कोई कलर नहीं होता उनका। नेक्स्ट है अच्छा ये क्लोरोप्लास्ट तो हमने सुना हुआ है, ये प्लांट्स में होता है ना, जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, ऑल्सो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। सो दिस कंटेन्स द पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये हमने फोटोसिंथेसिस वगैरह में वर्ड पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से उसको प्लांट को अपना ग्रीन पिगमेंट मिलता है। चलो आगे देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, अभी हमने बताया फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देन क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेसिकली गिव्स द ग्रीन इफेक्ट एंड इसके अलावा भी येलो ऑरेंज कलर का क्लोरोप्लास्ट होता है। देन जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, ठीक है ना। देन उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्युल्स आर स्टोर्ड। सो यहाँ पे जैसे प्लांट्स में स्टार्च वगैरह भी होते हैं ना, स्टार्च, ऑयल या प्रोटीन ग्रैन्युल्स जो भी होते हैं वो इसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। So now the next one we have is vacuoles. So vacuoles क्या होते हैं, देखो पहली बात तो यहाँ पे एक चीज देखो, एक प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये है वैक्यूल, और एनिमल सेल में अगर मैं बात करूं तो ये छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है दिस इज वैक्यूल। सो आपको एक चीज समझ में आएगी कि प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है एंड एनिमल सेल में छोटा सा होता है। सो वैक्यूल आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। जो भी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होता है उसको स्टोर करके रखता है वैक्यूल। They are small size in animal cells while plant cell have very large vacuoles. So animal cell में छोटे साइज का होता है, तो हमें दिख ही रहा है, प्लांट सेल में काफी बड़े साइज का होता है। So इसके फटाफट से फंक्शंस देख लेते हैं। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू दी सेल। अब ये क्या करता है, जो प्लांट सेल में इतना बड़ा है वो पूरा किससे बड़ा होता है, सेल सैप। सैप इज बेसिकली लिक्विड, कुछ इस टाइप का वो होता है सैप। तो सेल सैप से पूरा वो भरा हुआ होता है एंड सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। देन वी हैव मेनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल व्हिच इंक्लूड एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन। सो प्लांट सेल में जो उसकी लाइफ के इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो वैक्यूल में स्टोर होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड है, शुगर है और भी बाकी ऑर्गेनिक एसिड्स जो उसके या प्रोटीन्स जो चाहिए होते हैं। ठीक है, इन सिंगल सेल, इसको रब कर देते हैं। In single cell organisms like amoeba, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed. So amoeba ने जो food item consume करी है वो सारी store होती है food vacuole में। ठीक है जी, नीचे वाला थोड़ा सा visible नहीं होगा, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ। In some unicellular organisms, specialized vacuoles play important role in expelling excess water and some waste from the cell. अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जितना भी एक्सेस वाटर है या फिर जो वेस्ट है सेल का उसके थ्रू बाहर निकाल देती है। ठीक है, सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जितने भी हमने सेल ऑर्गेनल्स देखने थे उसमें से हमारा ये वैक्यूल्स था लास्ट टॉपिक। तो सेल ऑर्गेनल का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा सेल ऑर्गेनल क्या होता है, इसके कौन से हैं वो सबके आपको बस मेन याद रखने हैं कौन सा क्या काम करता है। जैसे हमने जब ईआर की बात करी तो वो प्रोटीन बनाता है, फैट बनाता है, गोल्गी अपरेटस की बात करी तो वो ट्रांसफर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी तो वो पावर हाउस होता है, लाइसोम्स की बात करी तो लाइसोम्स क्या करता था, सुसाइड बैग्स होते हैं जी, सारा जितनी भी फालतू चीजें होती हैं उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर देते हैं। एंड इसी तरह से हमने ये सारी चीजें एक एक करके समझ लिया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है जी, सो ये था अबाउट आवर सेल ऑर्गेनल। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक बट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल प्लीज make sure to subscribe the channel. Bye bye for now.